जैसे कि दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा जो है शुरू होने वाली है और 4 फरवरी को जो है आपकी हिस्ट्री यानी कि इतिहास की परीक्षा होने वाली है। दोस्तों उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके जो 4 फरवरी को यानी कि 4 फरवरी को जो आपका इतिहास का एग्जाम होने वाला है उसी को देख करके यहाँ पर आपका जो है प्रश्न को तैयार किया गया है। यानी कि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सिर्फ वही प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और जैसे कि आपको मालूम है अगर आपका टारगेट 300, 350, 400 प्लस है तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना अनिवार्य है। जी हाँ, तो मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसके साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे और सभी क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट सभी का आंसर दीजिए फटाफट, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद जस्ट उसको रिवीजन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 4 फरवरी के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100 में से 100 अगर आप करना चाहते हैं तो दोस्तों ये सभी प्रश्न को जो है जरूरी आपको देखना पड़ेगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, कुणाल, संपर्ति, बृहद्रथ। बिल्कुल फर्स्ट के जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बृहद्रथ। ऑप्शन आपके डी राइट जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पर सिर्फ हड़प्पा शहर की बात हो रही है, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है, और आपको अगर पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो किस नदी के किनारे, तो दोस्तों वो भी सिंधु नदी के किनारे पूछा जाता है वैसे, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे? लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? हम लोग पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर जो आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेके आए हैं उसको भी करवाएंगे इस मतलब कि लास्ट में, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव को करिए, फटाफट आंसर दीजिए, किसी को भी वीडियो को नहीं छोड़ना है। और हाँ, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की भावना में खो जाते हैं फिर लाइक नहीं करते हैं। तो लाइक कर दीजिए एक बार और जम करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर जुड़ पाए। देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसकी जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे नगर योजना व वास्तुकला। ऑप्शन आपकी ए जो है थर्ड के राइट जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो हमने आपको कई बार करवाया, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका था, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके 4 के राइट जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे दोस्तों? तो विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगर आपका उपयुक्त सभी नहीं रहता तो फिर आपको राइट आंसर जो है ऑप्शन बी लगाना था। वैसे तो ये सभी रीजन है, लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, उपयुक्त सभी नहीं रहता, तब आपको यहाँ पर प्राकृतिक कारण लगाना था, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, ये कौन से स्थान पर? बलूचिस्तान पर, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, आलमगीरपुर में। सिर्फ की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो हड़प्पा में। ध्यान रखिएगा प्रश्न पूछा गया है, काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे हड़प्पा में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है वो कौन था? अशोक था, कुणाल था, संपर्ति था, बृहद्रथ था। तो अभी हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया, इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो है बृहद्रथ। ऑप्शन डी आपके 7 के राइट जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, मौर्यकालीन टकसाल का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? देखिए क्वेश्चन हमने आपको कई बार करवाया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएंगे? वो है पन्याध्यक्ष, ऑप्शन से, ठीक है। तो मौर्यकालीन यानी कि टकसाल का जो प्रधान होता है दोस्तों वो कौन होता है? कौन था दोस्तों? वो है पन्याध्यक्ष, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएंगे 9, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, शानदार क्वेश्चन आपका, फटाफट आप लोगों से दीजिएगा कि मौर्य वंश की जो राजधानी है वो कहां थी? विदिशा, दिल्ली, पाटलिपुत्र, राजगीर। बिल्कुल 9 की जो राइट आंसर है वो आपको देंगे पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी। तो मौर्य वंश की जो राजधानी है दोस्तों वो कहां पर थी? पाटलिपुत्र में थी, ऑप्शन सी आपके 9 के करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहां पर स्थित था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो मौर्यकालीन कलिंग राज्य जो है वो कहां पर स्थित था? इसकी जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है उड़ीसा में, ऑप्शन से आपके 10 के करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? केंद्रीय मंत्री, राजकीय कर संग्रह अधिकारी, मुख्य न्यायाधीश या फिर अंतःपुर का रक्षक। तो मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? बिल्कुल 11 की जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है दोस्तों राजकीय कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपके 11 के राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन क्या है कि पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज निचजू ने हस्तिनापुर के बारे में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहां बनाई? क्वेश्चन क्या है कि पुराणों के अनुसार यानी कि पुराण के अनुसार बताया जा रहा है कि पांडवों के वंशज पांडवों के वंशज निच्छु, ठीक है, ने हस्तिनापुर के बारों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी जो है कहां बनाई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कौशाम्बी में, साकेत में। बिल्कुल 12 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौशाम्बी में, ऑप्शन सी आपके करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को वंश यानी कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया? पुरु, तुर्वस, यदु, सभा। हमने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया, 13 के आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे वो है यदु, ऑप्शन सी आपके 13 का
राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 14, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली किस राज्य में, हमने आपको ये भी करवाया। 14 की जो राइट आंसर है बिल्कुल वो हो जाएंगे दोस्तों हरियाणा में। तो बनावली जो है वो हरियाणा में है, लोथल जो वो गुजरात में, वो है गुजरात में, ठीक है। तो बनावली कहां पर है दोस्तों? हरियाणा में है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, व्यास, भोगवा, रावी। ये जो लोथल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी हमने आपको करवाया लोथल के बारे में, बिल्कुल हो जाएंगे वो है भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन सी, ठीक है। और हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नामक जगह, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, निम्न में से कौन सा नगर पांडवों के द्वारा बनाया गया पाया जाता है? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी, श्रावस्ती। बिल्कुल दोस्तों 16 की जो राइट आंसर है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बिल्कुल इसके जो यहाँ पर राइट आंसर आएंगे दोस्तों वो है आपके इंद्रप्रस्थ। ध्यान रखिएगा इंद्रप्रस्थ को जो है क्या कहा जाता है? एक प्रकार का कभी कोई बुलाया था कि इसको राजधानी भी बनाया गया था महाभारत के अनुसार, ठीक है। महाभारत के अनुसार इसको इंद्रप्रस्थ जो है वो राजधानी भी था। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, कौन सा नगर पांडवों के द्वारा बनाया गया जाता है? दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे इंद्रप्रस्थ। 16 के राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है, इसमें कुल कितने पर्व है? 17, 18, 19 या फिर 8? तो इस चीज में दोस्तों 18 पर्व है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, पांडु की पत्नी का नाम क्या था? कुंती, अंबालिका, सत्यवर्ती या फिर लोपा? कई बार हमने आपको क्वेश्चन करवाया, बिल्कुल इसको राइट आंसर हो जाएंगे कुंती। तो पांडु की जो पत्नी का नाम है दोस्तों वो कुंती है। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में एक नया सिद्धांत जोड़ा था, उस सिद्धांत का नाम क्या था? ब्रह्मचार्य, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके 19 का करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, 20 फटाफट आंसर दीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। और हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। देखिए निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? ह्वेनसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो, फायान। तो सबसे पहले जो है इन विद्वानों में से सबसे पहले भारत कौन आया था? बिल्कुल 20 के जो राइट आंसर है वो आपको देंगे फायान, ऑप्शन डी आपके करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको 21, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हमने आपको कई बार करवाया, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है, ऑप्शन सी आपके 21 का करेक्ट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, हड़प्पा संस्कृति जो है किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर? तो बताइएगा हड़प्पा संस्कृति जो किस पर आधारित थी? बिल्कुल वैसे तो ये सभी पर आधारित थी, लेकिन ज्यादातर व्यापार होती थी। तो राइट आंसर आपके 22 का जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु की, वरुण की, मातृ देवी की या फिर इंद्र की? तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों मातृ देवी की यानी कि उपासना करते थे। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों भगवान बुद्ध को जो है शिक्षा की प्राप्ति यानी कि ज्ञान की जो प्राप्ति है वो कहां पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। और उसकी जो पैदाइश है वो कहां पे हुई थी? बिल्कुल लुम्बिनी में हुई थी, लुम्बिनी में, ठीक है, नेपाल में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात है? आजीविक, लिंगायत, बौद्ध, जैन? तो बताइए कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात है? 25 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको जाएगा वो है जैन, ऑप्शन डी, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 26, कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक जो है अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई थी? वल्लभी, कन्नौज, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र? तो कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक जो है अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई थी? 26 की राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है वल्लभी, ऑप्शन आपके 26 का ए जो है राइट आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 27, जैन आगम लिखे गए हैं अवधि में, पाली में, प्राकृत में, मगधी में? तो जैन आगम जो लिखे गए हैं वो कैसे लिखे गए हैं? 21 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे वो प्राकृति में, ऑप्शन आपके 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक भारत में विभिन्न विदेशी यात्रियों ने जिन कारकों से प्रेरित होकर यात्रा की थी वो कारक क्या क्या थे? बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। बिल्कुल 28 की जो राइट आंसर वो आपको जाएंगे दोस्तों व्यापार हेतु, बिल्कुल सैनिक अभियान करने, पुरोहितों के रूप में धार्मिक ज्ञान प्राप्ति तथा तीर्थ यात्राएं करने हेतु, बिल्कुल सही है। साहस की भावना से प्रेरित होकर, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला क्वेश्चन आपको जाएंगे 29, 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के विषय में सबसे महत्वपूर्ण में से जो है एक विवरण प्राप्त होता है वो कौन सा है? किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात हो रही है। विजयनगर साम्राज्य को दो भाई ने मिलकर शुरू किया था, हरिहर तथा बुक्का ने, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण में से जो एक विवरण प्राप्त हुआ था वो विवरण क्या था? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। 29 की जो राइट आंसर है बिल्कुल दोस्तों आपको देंगे वो राजनायक अब्दुल रज्जाक समरकंदी से। तो ऑप्शन ये आपके 29 का जो है राइट आंसर रहेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीजों को असामान्य माना वो क्या क्या था? दूध तथा अंडे, नारियल तथा पान, पपीता तथा टमाटर, खरबूजा तथा तरबूजा? बिल्कुल 30 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों नारियल तथा पान, ठीक है। तो अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत के जो दो चीजों को जो असामान्य माना था वो नारियल तथा पान को, ऑप्शन आपके बी 30 का जो है करेक्ट रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, भारत में अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था, उसका नाम क्या था? हमने आपको क्वेश्चन कई बार करवाया है। इसकी जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है महमूद गजनवी।
और अल-बिरूनी के ऊपर कौन सा किताब लिखा गया था दोस्तों? कौन सा किताब लिखा था? बिल्कुल किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। दोस्तों वो जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे, यानी कि महमूद गजनवी जो है उसको बंदी बना के लेके आया था भारत, ठीक है। और भारत आने के बाद वो कभी भी वापस नहीं गए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, अल-बिरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था? 11वीं, 10वीं, 14वीं, 17वीं? बिल्कुल 32 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे 11वीं। पूछा जाएगा इब्न बतूता के बारे में, तो इब्न बतूता जो है वो 14वीं शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। और वहीं पे जो अल-बिरूनी दोस्तों वो 11वीं शताब्दी में आया था। तो 32 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 33, प्रथम सहस्त्र के मध्य के आते जाते भारतीय उपमहाद्वीप का विरोध जो है जिन धार्मिक इमारतों में वे चिन्हित हो गया वे 3 इमारतें थी। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, बहुत बढ़िया। इसकी जो राइट आंसर है स्तूप, विहार तथा मंदिर। ऑप्शन आपके ए जो है 33 का राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न आपका तमिल क्षेत्र से संबंधित मणि कवच चक्कार की जो 2 विशेषताएं थी वो 2 विशेषताएं क्या क्या थी? कांस्य मूर्तिकार, शैव अनुयायी, भक्तिगत गायक, या फिर शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्तिगत की रचनाकार, या फिर तमिल भक्ति गान तथा निर्यतकार? 34 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वह शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्तिगत की रचनाकार। तो ऑप्शन जो है बी आपके 34 का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है वो क्या था? ग्रामीण, शहरी? तो बिल्कुल वो शहरी था, राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो ग्रामीण शहरी था, जिसको हम लोग नगरीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नगरीय सभ्यता भी बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है वो मोहनजोदड़ो है, ठीक है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। और स्नानगढ़ का जो अवशेष है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37, हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जो खोज है वो किसने किया था? बिल्कुल दयाराम सारी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। और पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो का खोज सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों आर.डी. बनर्जी ने किया था, यानी कि रखलदास बनर्जी ने 1922 में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विश्वासों की सबसे प्रभावी विशेषता क्या थी? फटाफट आप लोग बताइएगा, 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विशेषताओं की जो सबसे प्रभावी विशेषता थी वो क्या थी? 38 की जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल आपको जाएगा वह साहित्य और मूर्तिकला दोनों में कई देवता देवियों का ज्यादा से ज्यादा दिखाई देना। तो ऑप्शन बी आपके 38 का जो है करेक्ट उत्तर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? फटाफट बताइएगा। बिल्कुल 39 की जो राइट आंसर है वो आपको देंगे संपूर्ण विश्व का स्वामी। तो जगन्नाथ को जो शाब्दिक अर्थ होता है वो संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। माणिची थी बौद्ध देवी थी, जैन देवी थी, हिंदू देवी थी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो माणिची कौन थी? बिल्कुल 40 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे बौद्ध देवी। ऑप्शन आपके ए जो है 40 के राइट आंसर रहेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए आपका अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपके 41 आपके स्क्रीन पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, यानी कि कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में, 13वीं में, या फिर 15वीं शताब्दी में, फिर 16वीं शताब्दी में? बिल्कुल 41 की जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपको जाएंगे 14वीं शताब्दी में। ऑप्शन आपके ए जो है विजयनगर के राइट आंसर होंगे, ठीक है। और किसने किया था दोस्तों ये भी पूछा जाता है। तो हरिया तथा बुक्का दोनों भाई ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 14वीं शताब्दी में। 14 की राइट आंसर आपके 41 की राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, विजयनगर पर आक्रमण कर इसे जो है कब लूटा गया था? 1365 में, 1565 में, 1465 में, या फिर 1265 में? बिल्कुल 42 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों 1565 में। ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो रहेंगे, ठीक है। तो विजयनगर पर आक्रमण करके इसे कब लूटा गया था? 1565 में। ऑप्शन बी आपके 42 के राइट हो रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 43, विजयनगर साम्राज्य पूर्ण रूप से विनष्ट हो गया था कब? 17वीं 18वीं शताब्दी तक, 11वीं 14वीं शताब्दी तक, या फिर 13वीं 14वीं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? 43 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको जाएगा वह 17वीं 18वीं शताब्दी तक। विजयनगर जो है संपूर्ण रूप से जो विनष्ट हो गया दोस्तों वो 17वीं 18वीं शताब्दी तक। ऑप्शन आपके ए जो है 43 का राइट आंसर होंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। विजयनगर शहर को पूर्ण रूप से ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्पी नाम से याद रखा गया। जिस नाम का आविर्भाव स्थानीय देवी के नाम से हुआ उस देवी का क्या नाम था? यानी कि जिस नाम से ये पड़ा, यानी कि जिस देवी के नाम से पड़ा तो उस देवी के नाम क्या था? हम्पा देवी, चंपा देवी, पंपा देवी, उपरोक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल 44 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंपा देवी। ऑप्शन सी आपके 44 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 45, धम्मे की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों धम्मे की जो शुरुआत है वो अशोक ने किया था। धम्म महामात्र पूजदे, धम्म पूजदे, उसकी जो शुरुआत है अशोक ने किया था। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंध थे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 46, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो बिल्कुल नेपोलियन से की जाती है, इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन 46 का। देखिए अगला प्रश्न आपको जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट आपका कि मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल? बिल्कुल 47 के जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बहुत खूब
हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वो कौन था, वो चंद्रगुप्त मौर्य था। राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में, तक्षशिला में, या फिर श्रवण बेलगोला में, या फिर उज्जैन में। तो चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी, बिल्कुल 48 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे दोस्तों श्रवण बेलगोला में। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, हम्पी के भग्नावशेष एवं एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। कब लाए गए थे, बिल्कुल 49 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत खूब, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है 1800 ईस्वी में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 50 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते थे वो संख्या कितनी थी, तो दोस्तों वो जो है 85% थी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोगों ने लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा। तो मैं चाहूंगा जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा प्लीज आप इसको नोट कीजिएगा। और हाँ, अभी तक जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को अभी भी लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की भावना में खो जाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि हड़प्पा सभ्यता के मनके किन पदार्थों से बनाए जाते थे, पहला इनको बनाने की विधि क्या थी। तो दो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के मनके किन पदार्थों से बनाए जाते थे और इनको बनाने की जो विधि थी वो क्या थी, तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है कि हड़प्पा सभ्यता के मनके अर्ध बहुमूल्य पत्थर सेलखड़ी, आपको पता होगा वहां का जो मोहर था दोस्तों वो किससे बना हुआ था, सेलखड़ी से बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के मनके अर्ध बहुमूल्य पत्थर सेलखड़ी, फयांस, मिट्टी, तांबा, कांसा, सोना, सेक इत्यादि से बनाए जाते थे। ये सुंदर एवं बेलनाकार, गोलाकार और ढोलनाकार, ठीक है, आदि मनके को कई तरह से बनाए जाते थे। कुछ मनके दो पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे, कुछ के शीर्ष पर सोना लगाया जाता था। ध्यान दीजिएगा, इन्हें जो है सुंदर चित्रों से सुसज्जित किया जाता था। कुल पत्थरों को आग में पकाकर कुछ को घिस कर पॉलिश की जाती थी। मनकों से मुख्यतः आभूषण बनाए जाते थे। ठीक है, तो आपको जैसे कि एक भट्टे में जो है भट्टा होता है वहां पर जिस तरीके से एक ईंट को बनाया जाता है, सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर भी वही कार्य को किया जाता था। तो सिर्फ आप मेरी बातों को अगर सुनेंगे तो दोस्तों आप आसानी से वहां पर आंसर लिख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका कि अशोक के अभिलेखों के विषय में आप क्या जानते हैं। अशोक के अभिलेखों के विषय में आप क्या जानते हैं, तो देखते हैं हम लोग क्या जानते हैं। देखिए, अशोक और उसके बाद के मौर्य सम्राटों के अध्ययन के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण साक्ष्य है। यानी कि अभिलेख जो है बहुत बड़ा एक प्रकार का सोर्स है, स्रोत है, जिससे कि हम लोगों को उनके बारे में अध्ययन करने में सहायता मिलती है। अशोक के अभिलेखों को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप को है। किसको, जेम्स प्रिंसेप को। ठीक है, वो अंग्रेजी कंपनी का पदाधिकारी था और जेम्स प्रिंसेप जो है इसी ने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, 1857 ईस्वी में उन्होंने एक अभिलेख को पढ़ा जिस पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में देवानापिय प्रियदर्शी अर्थात देवों के प्रिय प्रियदर्शी का उल्लेख था। 1915 में इसी प्रकार का एक अन्य लेख प्राप्त हुआ जिन पर प्रियदर्शी अशोक खुदा हुआ था। ठीक, खुदा हुआ था। ठीक है, इस आधार पर प्रियदर्शी शब्द वाले अभिलेख अशोक के माने गए। अशोक के अभिलेख अनेक प्रकार के हैं, जैसे वृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, गुहालेख आदि। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा था, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था उसी के बारे में कि अभिलेख के विषयों के बारे में, अभिलेखों के बारे में बता दे। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप जो कि बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इन्होंने जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो दोस्तों वो जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए अगला प्रश्न आपका, भारतीय सिक्कों का जो संक्षिप्त परिचय है, यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में शॉर्ट नोट लेकर संक्षिप्त परिचय है, तो इसको भी समझते हैं हम लोग। भारतीय सिक्कों के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सिक्कों के प्रचलन से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। भारत के जो सबसे पुराने सिक्के, उस सिक्के का नाम क्या है, आहत सिक्के। ठीक है, इनका चलन जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। और इनका चलन कब आरंभ हुआ था दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ये चांदी और तांबा के बने थे। ये जो है चांदी और तांबा के बने थे। इन पर सिर्फ कुछ चिन्ह बने थे। इन्हें जारी करने की आकृति एवं लेखा नहीं है। चिन्हों के आधार पर ही इन्हें राजवंशों से जोड़ा गया है। संभवतः कुछ सिक्के व्यापारियों एवं धनी नागरिकों द्वारा भी जारी किए गए। मयूर के छाप वाले सिक्के मौर्यों के माने गए। किसके, मयूर के छाप वाले चीजें, जो मयूर यानी कि मोर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मोर के जो छाप वाले सिक्के होते थे उसको मौर्यों के माने गए। और मौर्यों ने सिक्कों को ढालने पर राज्य नियंत्रण स्थापित किया। हिंद यूनानियों के समय से सिक्कों को ढालने में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्होंने ही जारी किया। सातवाहनों ने भी मूल्यवान धातु के सिक्के चलाए। इसी की 6ठी शताब्दी तक सिक्कों की संख्या जो है कम हो गई। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके क्वेश्चन नंबर जाएंगे 4।
कुल एवं जाति पर अंतर स्पष्ट करें। कुल और जाति इन दोनों पर अगर आपको अंतर पूछे तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब है। बस मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, आपको आसानी से आप सभी का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए कुल और जाति का अंतर को देखते हैं। कुल शब्द दोस्तों परिवार का जो है द्योतक है। यह कुल बड़े समूह का एक भाग होता है। यह बड़ा समूह बांधवों अथवा संबंधियों का समूह होता है। यही बांधवों अथवा संबंधियों का बड़ा समूह जाति कहलाता है। परिवार एवं जाति में अटूट संबंध होता है। यह रक्त संबंधों पर आधारित होता है। इस जाति विभिन्न सगा संबंधियों एवं बधु बांधवों का बड़ा समूह होता है, जबकि कुल उस समूह का एक भाग अथवा छोटा हिस्सा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या मतलब पॉइंट क्या था कि यहाँ की जाति जो है दोस्तों वो विभिन्न सगा संबंधियों का एक बहुत बड़ा समूह होता है, लेकिन वहीं पे कुल जो है उस समूह का एक भाग होता है, छोटा सा भाग होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है तो पूछा अगर जाए आपको, सबसे पहले तो हड़प्पा बन के बनाए जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5, क्या मुगल शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। ठीक है, मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है। किससे? मंगोल शब्द से हुई है मुगल शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, मुगलों ने स्वयं इस विश्लेषण का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि पृथ पक्ष से वे तैमूर के वंशज थे और तैमूरी कहलाते थे, तथा मार्त पक्ष से बाबर चंगेज खां से संबंधित थे। ठीक है, यानी कि पिता की तरफ से जो है वो तैमूर के वंशज थे। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करेंगे हम लोग मदर की तरफ से, माता की तरफ से, तो दोस्तों उधर से जो है बाबर की तरफ से यानी कि चंगेज खां से संबंधित था। ठीक है, अब 16वीं सदी के यूरोपीय इतिहासकारों ने बाबर और उनके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। किसने किया था दोस्तों? यूरोपीय इतिहासकारों ने जो है बाबर और उसके परिवार के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया, यानी कि यह नाम कहीं ना कहीं वहीं से आया है। अब अगला प्रश्न आपका था कि विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत अमर नायक कौन थे, वे क्या करते थे। विजयनगर के राजाओं के अंतर्गत जो अमरनाथ थे दोस्तों वो कौन थे और वे क्या करते थे। देखिए, विजयनगर साम्राज्य में राजा सैनिक व असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवाओं के बदले भूमि प्रदान करते थे। इस प्रकार की भूमि अमरम कहलाती थी। इस प्रकार की भूमि को क्या करते थे, क्या कहते थे? अमरम। ठीक है, इसके प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे और इसको जो प्राप्त करता था वो अमर नायक कहलाते थे। अमर नायक अपने भू क्षेत्र के कृषकों, शिल्पियों एवं व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूलते थे। असमर नायक वर्ष एक बार राजा को भेंट भेजते थे। ठीक है, तो कौन? अमर नायक जो है वो वर्ष में यानी कि पूरे साल में एक बार राजा को क्या भेजते थे? भेंट भेजते थे, यानी कि एक प्रकार का गिफ्ट बोल सकते हैं, रिश्वत बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका प्रश्न क्या था कि रेहला पर एक सब्जेक्ट पढ़ने लेके यानी कि रेहला, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया था। इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम था रेहला। ठीक है, ये जो है फारसी भाषा में, अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि रेहला पर एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए एक शॉर्ट नोट्स लिखे। ठीक है, देखिए रेहला इब्न बतूता का जो है यात्रा वृत्तांत है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेहला जो है क्या है, या इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है, जिसे इब्न जूजिये ने 1353 ईस्वी में इब्न बतूता के मोरक्को लौटने के पश्चात अजाइबुल अफसार नाम से लिया था। ठीक है, इब्न बतूता के मोरक्को लौटने के बाद अजाइबुल अफसर नाम से लिया था। इतिहासकार मेहंदी हसन ने इस पुस्तक का नाम रेहला रखा। इनमें इब्न बतूता के यात्रा के उद्देश्य एवं आरंभ पर लिखा गया है। साथ ही तोगलकालीन न्याय व्यवस्था, सड़क व्यवस्था तथा डाक व्यवस्था का भी जिक्र है। भारत से किए जाने वाले अन्य देशों की यात्रा का भी वर्णन है। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक को भी अभी सुल्तानों में सर्वाधिक विनम्र एवं न्याय प्रेमी कहा है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आपको बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है। उपनिवेशवाद का संक्षिप्त में यानी कि शॉर्ट नोट्स बताएं। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो फटाफट आप लोग आंसर लगाइएगा। बिल्कुल, उपनिवेशवाद का अर्थ क्या है? तो उपनिवेशवाद दोस्तों वह विचारधारा है जिसमें एक शक्तिशाली देश के द्वारा कमजोर देश पर अधिकार कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंग्रेजों के द्वारा भारत पर ये एक प्रकार का अधिकार जमाया दोस्तों, तो ये क्या हो गया? उपनिवेशवाद हो गया, यानी कि किसी बड़ी शक्ति के द्वारा छोटे शक्ति को नीचे गिराना। ठीक है, देखिए उपनिवेशवाद वह विचारधारा है जिससे एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर लेता है और उनके संसाधनों का मनमाने ढंग से उपयोग करने लगता है। ठीक है, भारत कभी ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। ब्रिटेन के उपनिवेशवाद की वजह से ही भारत गुलाम हुआ और उसके संसाधनों का शोषण हुआ। ठीक है, अब फिरंगी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? फिरंगी शब्द का जो प्रयोग क्यों किया गया, फटाफट आप लोग बताइएगा। यह फारसी भाषा का शब्द है जो कि संभवतः फै, जिससे फ्रांस का नाम परा है, से निकलता है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिम के लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से किया जाता है।
अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 आपका, भारत में जनगणना कब शुरू हुई थी? अभी भी जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे दोस्तों, काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, जैसे कि आपको पता है ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, तो आप लोग शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब तो कर ही देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। ठीक है, देखिए भारत में जनगणना कब शुरू हुई? तो दोस्तों अखिल भारतीय जनगणना का जो प्रथम प्रयास है वो अंग्रेजों के जमाने में 1872 ईस्वी में किया गया था। इसकी 1881 से 10 की जनगणना की एक नियमित व्यवस्था बन गई। ठीक है, भारत में नगरीकरण का अध्ययन करने के लिए जनगणना से निकले आंकड़े एवं बहुमूल्य स्रोत है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया, ये प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा प्लीज आप उसको नोट जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों ये आपको प्रश्न जो है याद रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा को देखते हुए तैयार किया गया था, बहुत ही आसान प्रश्न था, सभी प्रश्न सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, तो जरूर आप लोग जाके देखिए पीडीएफ वगैरह। ठीक है, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च, इसमें गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कीजिएगा तनु क्लासेस, वो वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से आप सारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, इसी तरीके से आप लोग को रोज पढ़ाई करना है। थैंक